नमस्कार, 5 का पंच देख रहे हैं और हम आपको बताएंगे 5 बड़ी खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई पटना में झड़प के बारे में। मैं बताऊंगा संसद में बवाल की खबर। मैं आपको बताऊंगी आज बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र में क्या कुछ हुआ। मैं आपको बताऊंगी बांकीपुर उपचुनाव के बीच कैसे प्रशांत किशोर को लग रहे हैं झटके पर झटके। मैं आपको बताऊंगा खान सर पर क्यों भड़के रोशन आनंद। बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच उस समय जोरदार झड़प हो गई जब बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने पहुंचे। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और पथराव और लाठीबाजी शुरू हो गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया। ये प्रदर्शन राहुल गांधी और कांग्रेस के बीते दिन के प्रदर्शन के विरोध में बीजेपी के देशव्यापी अभियान का हिस्सा था। बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम की ओर मार्च कर रहे थे। इसी दौरान वहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उनकी तीखी नोकझोंक हुई, जो जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बीते दिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने पीएम आवास के बाहर नीट यूजी 2026 पेपर लीक और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में धरना दिया था। बाद में दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया था और कुछ समय बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। बीते दिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और इन सब ने जो प्रदर्शन किया दिल्ली में, उसके बाद से कार्रवाई के विरोध में धरना दिया गया था। बाद में उन्हें हिरासत में लिया गया और इसी घटना के विरोध में बीजेपी ने देश भर में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करने का फैसला लिया था। पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस ने पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर सुरक्षा व्यवस्था से समझौता किया और राजनीतिक माहौल को जानबूझकर तनावपूर्ण बनाया। पटना में तनाव को देखते हुए पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए। प्रमुख चौराहों और संवेदनशील जगहों पर भी पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि दोनों दलों के कार्यकर्ता फिर आमने सामने न आए। नीट पेपर लीक मुद्दे और छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में संसद के मॉनसून सत्र के दौरान बुधवार को भी भारी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग जमकर की और संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन भी किया, जिसके कारण दोनों सदनों की कार्यवाही खूब बाधित हुई और कई बार सदन को स्थगित भी करना पड़ा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और कई विपक्षी दलों के नेता जैसे सपा, वामपंथी पार्टियों के सांसद, आरजेडी, टीएमसी के सांसदों ने काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। इन सबके बीच लोकसभा में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस में डील हो गई। वहीं केसी वेणुगोपाल से भी उनकी तीखी बहस हो गई। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव इस बात से नाराज थे कि उन्हें नीट यूजी पेपर लीक और 20 जुलाई को युवाओं के विरोध प्रदर्शन पर हुए कार्रवाई के बारे में बोलने नहीं दिया गया। लोकसभा स्पीकर से उन्होंने नाराजगी जताई, जिसके बाद संसद परिसर के बाहर उनकी मुलाकात केसी वेणुगोपाल से हुई, जहां दोनों के बीच बहस हो गई। वहीं अंदर भी अखिलेश यादव ने बहुत सारे सवाल उठाए। वीडियो देखिए। ये अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, 1 मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी 1 मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा, छात्र, नौजवान, हम सब के हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल नहीं थे।
अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? माननीय सदस्यगण, सभी लोगों के मत आ गए हैं। आप भी चर्चा चाहते हैं, ये भी चर्चा चाहते हैं। कुल मिलाकर लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। पटना से दिल्ली तक इस वक्त बवाल मचा हुआ है। बिहार में भी विधानसभा सत्र सही तरीके से चल नहीं पा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल रही है। यानी बिहार से लेकर दिल्ली तक इस वक्त भारी बवाल मचा हुआ है। खबरों में अब बात बिहार की राजनीति और विधानसभा के अंदर मचे जबरदस्त घमासान की, जहां मॉनसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार भिड़ंत देखने को मिली। जैसे सदन की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी सदस्यों ने राज्य की कानून व्यवस्था, बढ़ती आपराधिक घटनाओं और बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष हाथ में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करने लगा। सदन में माहौल उस वक्त और गर्मा गया जब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में शासन प्रशासन पूरी तरह पस्त हो चुका है और आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। तेजस्वी ने आरक्षण के मुद्दे और जनहित की योजनाओं में हो रही देरी पर भी सरकार को जमकर घेरा। विपक्ष के तीखे हमले का जवाब देने के लिए सम्राट चौधरी तुरंत मैदान में उतरे। सम्राट चौधरी ने विपक्ष के दावों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि राज्य में कानून का राज कायम है और सरकार अपराधियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग खुद अपने दौर में जंगल राज के प्रतीक रहे, वो आज सुशासन का भाषण दे रहे हैं। दोनों तरफ से शुरू हुआ ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि सदन में भारी शोर शराबा होने लगा। अध्यक्ष के बार बार शांति बनाए रखने की अपील के बावजूद जब हंगामा नहीं थमा तो विधानसभा अध्यक्ष को सदन की कार्रवाई स्थगित करना पड़ गया। हंगामे के बीच ही सरकार की तरफ से कुछ विधायी कार्य और अनुपूरक बजट पटल पर रखे गए, जिसे लेकर भी विपक्ष ने आरोप लगाया कि बिना गंभीर चर्चा के सरकार मनमानी कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना था कि विपक्ष के पास जनता के मुद्दे पर बात करने के लिए कोई ठोस एजेंडा है ही नहीं और वो सिर्फ सत्र को बाधित करना चाहते हैं। सदन के बाहर भी दोनों पक्षों के नेताओं ने एक दूसरे पर तीखे राजनीतिक बाण चलाए। कुल मिलाकर कहें तो आज विधानसभा का पूरा दिन हंगामे और कड़वाहट के नाम पर रहा। प्रशांत किशोर को आज फिर एक बड़ा झटका लगा है। कभी जनसुराज के रणनीतिकारों में प्रमुख नेता रहे, वो अब बीजेपी में जा रहे हैं, जिसे पीके की मुश्किलें काफी बढ़ चुकी हैं। आज जनसुराज में विधिवत अलग होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। हालांकि आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाले नेता की ये घर वापसी है। आज जिस नेता की घर वापसी और जनसुराज से मोह भंग हुआ है, उनका नाम सुधीर शर्मा है। सुधीर शर्मा ने जनसुराज से अपना नाता तोड़ लिया है। ये बीजेपी के नामवर नेताओं में शुमार किए जाते थे। शुरुआत में ये तब चर्चा में आए जब बीजेपी सहकारिता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे। फिर इनके तेज तरार और बिहार राजनीति की समझ को देखते हुए बीजेपी का प्रवक्ता भी बनाया गया था। देखते देखते बीजेपी के महासचिव बने, मगर बाद में एक बयान के कारण इन्हें बीजेपी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। काफी दिनों तक सुधीर शर्मा घर वापसी का इंतजार कर रहे थे, मगर उन्हें निराशा मिली। अगस्त 2025 में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश महामंत्री और कद्दावर नेता सुधीर कुमार शर्मा ने पटना में प्रशांत किशोर की मौजूदगी में जनसुराज की सदस्यता ग्रहण कर ली। तब उनके साथ विनीता मिश्रा यानी भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व उपाध्यक्ष और उद्यमी चेतना झा सहित कई प्रमुख चेहरे जनसुराज में शामिल हुए थे। बाद में योग्यता देखकर प्रशांत किशोर ने सुधीर शर्मा को जनसुराज अभियान समिति का प्रदेश संयोजक बनाया था। साल 2025 में सुधीर शर्मा ने जनसुराज के टिकट पर ओबरा विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। इस चुनाव के दौरान ही पार्टी नेतृत्व की अगंभीरता से ये काफी दुखी थे और तभी से पार्टी से संपर्क में नहीं थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बीजेपी की मजबूत कार्यकर्ताओं को घर वापसी की राह दिखाने में लगे। इसी कड़ी में जनसुराज को एक और बड़ा झटका आज लगने वाला है। कुछ दिन पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने जनसुराज के कई नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई थी। तब उनमें प्रख्यात शिक्षाविद केसी सिन्हा, रितेश रंजन उर्फ बिट्टू सिंह और संदीप कुमार सिंह उर्फ गोपाल सिंह शामिल थे। इन तीनों ने 2025 विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में
कुम्हरारा और दीघा मनेर विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ा था, मगर चुनाव हार गए थे। और अब बांकीपुर उपचुनाव के बीच एक एक करके जो बीजेपी को छोड़कर जनसुराज में शामिल हुए थे, वो सभी नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। यानी बांकीपुर उपचुनाव अब पूरी तरह से प्रशांत किशोर के हाथों से निकलता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में खान सर कोचिंग विवाद के बीच ज्ञान बिंदु के संचालक रोशन आनंद ने फैजल खान के हालिया पॉडकास्ट पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रोशन आनंद ने कहा है कि पॉडकास्ट में शिक्षकों और मीडिया के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया वो ठीक नहीं था। इससे फैजल खान की सोच साफ दिखाई देती है। उन्होंने दावा किया कि 2 जून की घटना में उनके परिवार को निशाना बनाया गया। इस घटना में उनके भाई की मौत हो गई और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। रोशन आनंद ने फैजल खान के कई दावों को भी गलत बताया। उनका कहना है कि उनके पास अदालत के फैसले समेत सभी जरूरी दस्तावेज हैं, जरूरत पड़ने पर वो इन्हें सार्वजनिक भी करेंगे। रोशन आनंद ने भी कहा कि हमारी टीम के लोगों ने मुझे उस पॉडकास्ट के बारे में बताया, मैंने भी उसके बारे में जानकारी ली। उस पॉडकास्ट में जिस तरह की भाषा मीडिया और शिक्षकों के लिए इस्तेमाल की गई है वो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। एक शिक्षक से इस तरह की भाषा की उम्मीद नहीं की जाती। मेरी नज़र में उस पॉडकास्ट ने फैजल खान का वास्तविक चेहरा लोगों के सामने ला दिया है। लोगों को पता चल गया है कि उनकी सोच और उनकी वास्तविकता आखिर क्या है। रोशन आनंद यहीं नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनका नाम फैजल खान है तो उन्हें बोलने में आखिर आपत्ति क्यों होती है। मैं चाहता हूं कि लोग उनका पूरा नाम भी देखें और जानें। जब नाम वही है तो फिर उससे परेशानी क्यों है। मेरी समझ से उन्हें अपने नाम से ही दिक्कत है। मुझे लगता है कि उन्हें अपने धर्म से भी परेशानी है। उन्होंने खुद कई बार ऐसी बात कही है जिनसे यही संदेश आता है। उन्होंने कहा कि मुसलमान तो सिर्फ पंचर बनाएगा, सिर्फ राज्य में उनका जन्म हुआ, उससे भी उन्हें लगाव नहीं दिखता। आगे क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनका व्यवहार कई सवाल खड़े करता है। मैं खुद रोशन आनंद हूँ, मुझे अपने नाम से कोई परेशानी नहीं है। मेरा मानना है कि उन्होंने झूठ और नफरत के आधार पर अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने हिंदू भावनाओं के साथ भी खेल किया है। मेरी राय में उनकी गिरफ्तारी तक होनी चाहिए।